एक्यूट रिमेटिक फीवर। एक्यूट रिमेटिक फीवर को याद करने के लिए 4 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। ये एक एक्यूट डिजीज़ है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, मल्टी सिस्टम एंड इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है। एक्यूट रिमेटिक फीवर क्या है? एक एक्यूट डिजीज़ है विच हैपन्स पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन विच इज़ इम्यून मीडिएटेड एंड इन्वॉल्व्स द मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। तो इट इज़ एन एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इम्यून मीडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ये कैसे होती है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पेशेंट को अगर हो जाता है, इधर फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस है, तो बॉडी क्या करती है? आफ्टर 2 to 6 वीक्स एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, और वो इम्यून रिस्पॉन्स है ड्यू टू मोलिकुलर मिमिक्री हमारे हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन, स्किन, इन सभी ऑर्गन सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ये एक एक्यूट डिजीज़ है, क्योंकि ये विद इन 2 मंथ्स हो गई। और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है कि पहले एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद एक इम्यून मीडिएटेड यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, फिर उसने मल्टीपल सिस्टम्स लाइक हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन, स्किन, इन सब को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये 2 फेजेस में होती है, एक्यूट रिमेटिक फीवर एंड रिमेटिक हार्ट डिजीज़। एक्यूट रिमेटिक फीवर की तो पहले पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, उसके 2 to 6 वीक्स बाद पेशेंट को मल्टी सिस्टम्स में हार्ट की इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर ये इन्वॉल्वमेंट ट्रांजिएंट होती है और कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती इसकी, तो ये एक्यूट रिमेटिक फीवर है। लेकिन अगर पेशेंट्स को परमानेंट वेल्व में डैमेज हो जाए हार्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज़। तो ये क्रोनिक डिजीज़ में आ गई। मोस्ट कॉमनली इसमें हार्ट का वेल्व इन्वॉल्व होता है, मिट्रल वेल्व। और 40 to 60% पेशेंट जिनको एक्यूट रिमेटिक फीवर हुई है, उनको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। नॉट दी 100%, बट 40 to 60% पेशेंट अप्रोक्सीमेटली एक्यूट रिमेटिक फीवर से लैंड अप करते हैं इनटू रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है। फिर हम इसकी 2-3 चीज़ें याद करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, कि 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती है और बोथ सेक्सेस को इक्वली इन्वॉल्व करती है। तो मेनली चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करेगी, मेल या फीमेल, बोथ जेंडर्स को इक्वली इन्वॉल्व करती है। एंड ये इन्वॉल्व करती है पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले लोगों को। पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा? अनहाइजीनिक सिचुएशन होंगी। अनहाइजीनिक सिचुएशन होंगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होंगे, और अगर वो बहुत क्राउडेड एरिया है तो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन वो स्प्रेड करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इन एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है। फिर हम आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस इसकी सिंपल है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंटीजन होता है, दैट इज़ एम प्रोटीन है। वो एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ये रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था इस एम प्रोटीन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ड्यू टू मोलिकुलर मिमिक्री इसी प्रोटीन की तरह हमारी बॉडी में हार्ट के सेल्स के अंदर और ब्रेन के सेल्स के अंदर और जॉइंट के सेल्स के अंदर कुछ सेम स्ट्रक्चर के एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। तो बॉडी ने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए किया, लेकिन एक्शन उसने ड्यू टू सेम स्ट्रक्चर अपनी बॉडी के ही कुछ सेल्स के ऊपर अटैक किया, लाइक माइकार्डियल सेल्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ हार्ट वेल्स। तो इनका भी डैमेज होगा, और यही डैमेज अगर पेशेंट को परमानेंटली रह जाता है तो उसको बोलते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है। फिर हम आते हैं इसकी फीचर्स के ऊपर कि पेशेंट को क्या क्या फीचर्स आएंगी। मेनली जो पेशेंट को फीचर्स आते हैं वो आते हैं फीवर, एनोरेक्सिया एंड लेथार्जी। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको कुछ वीक से फीवर आ रहा है, वीकनेस है, लेथार्जी है। जब हम उसको हिस्ट्री लेंगे टू फ्यू वीक्स बैक उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की फीचर्स मिलेंगी कि थ्रोट पेन है, फेरिंजाइटिस हुआ था, टॉन्सिलाइटिस हुआ था। फिर हम इसके मेन जो फीचर्स हैं उस पर आते हैं। इसमें 5 मेन फीचर्स हैं, अर्थराइटिस, कार्डाइटिस, और 2 स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड एरिथेमा मार्जिनेटम, और एक होती है ब्रेन की फीचर, दैट इज सिंडेनहेम्स कोरिया। तो अर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम एंड सिंडेनहेम्स कोरिया, ये 5 मेन फीचर्स आती हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। अर्थराइटिस में क्या है? इसमें मेनली पॉली अर्थराइटिस इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। किसी भी पेशेंट के अंदर मोर देन 5 जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, और एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट मिलेगी कि अपर लिम्ब का कोई एक जॉइंट इन्वॉल्व है, लोअर लिम्ब का कोई दूसरा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि दोनों नी जॉइंट इन्वॉल्व हो गए, दोनों रिस्ट इन्वॉल्व हो गई। तो पॉली अर्थराइटिस होगा, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, और माइग्रेटरी अर्थराइटिस है। माइग्रेटरी का मतलब एक टाइप से ट्रांजिएंट है कि एक बार एक नी जॉइंट इन्वॉल्व हो गया बॉडी का, फिर कुछ वीक्स बाद 2 to 4 वीक्स बाद कोई दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, कि दूसरे साइड के अपर लिम्ब की रिस्ट इन्वॉल्व हो गई, फिर किसी अपोजिट साइड के लोअर लिम्ब का एंकल जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, फिर किसी दूसरे अपर लिम्ब का एल्बो इन्वॉल्व हो गया। तो ये माइग्रेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसमें आता है नो डिफॉर्मिटी, कि जॉइंट की इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे ट्रांजिएंट, बट जॉइंट का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, जॉइंट में कोई परमानेंट डैमेज नहीं रहेगा।
और फीचर्स क्या आएंगे पेशेंट को, एक्यूट एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द लार्ज जॉइंट्स है। अगर जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसमें फीचर्स क्या आएंगे, पेशेंट को या तो पेन हो गया या स्वेलिंग होगी उस जॉइंट की। अगर नी जॉइंट इन्वॉल्व है तो नी जॉइंट में पेशेंट में स्वेलिंग मिलेगी, इधर पेन की फीचर्स वो बताएगा, और 4 वीक्स बाद वो बताएगा कि दूसरे ऑपोजिट साइड के नी जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर 2 to 4 वीक्स बाद किसी और अपर लिम्ब में इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर सेकंड फीचर आती है कार्डाइटिस है। कार्डाइटिस में क्या होता है, ये तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करेगा, मायोकार्डियम को करेगा। मायोकार्डियम की एक फीचर होती है एस्कोफ बॉडीज है। अगर हम मायोकार्डियम की बायोप्सी लेकर भेजते हैं तो उसकी जो हिस्टोपैथ स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें ये एस्कोफ बॉडीज देखने को मिलेंगी यहाँ पे। फिर एंडोकार्डियम में क्या इन्वॉल्व कर सकता है, एंडोकार्डियम वेल्स में प्रेजेंट होता है, तो वेल्स की या तो फाइब्रोसिस हो सकती है या कैल्सिफिकेशन हो सकती है, वेल्स की स्टिनोसिस हो सकती है। इसमें जो स्टिनोसिस है मेनली फिश माउथ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। फिश माउथ लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे फिश का स्ट्रक्चर होता है आगे से, वैसा इसमें वेल्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर पेशेंट कार्डाइटिस अगर इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट में तो पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आएगा, इधर उसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, चेस्ट में पेन हो जाएगा, डिस्निया होगा या सिंकोप होगा। तो ये क्यों इन्वॉल्व हो, ये फीचर्स क्यों आ रही हैं। अगर हार्ट का मायोकार्डियम इन्वॉल्व है तो मायोकार्डियम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का। तो अगर मायोकार्डियम इन्वॉल्व है तो टैकीकार्डिया हो सकता है या डिस्निया हो सकता है। पेरिकार्डियम इन्वॉल्व है तो पेरिकार्डियम हमारा जो पेन से सेंसिटिव है तो उसमें चेस्ट पेन हो सकता है। या फिर अगर पेशेंट में एंडोकार्डियम मायोकार्डियम इन्वॉल्वमेंट है तो उसका मेन काम क्या होता है, कंडक्शन का। अगर कंडक्शन एंडोकार्डियम की वजह से इरेगुलर हो गया तो पेशेंट को एरिथमियाज हो सकते हैं, तो हमें सिंकोप भी मिल सकता है। फिर आते हैं इसके साइंस। साइंस में आते हैं हमारे पास S3 और S4 साउंड्स पॉजिटिव मिल सकती हैं या फिर मरमर्स मिल सकती हैं। मरमर में क्या आ सकता है, या तो सिस्टोलिक मरमर होती हैं या डायस्टोलिक मरमर हो सकती हैं। तो इसमें हमें पेन सिस्टोलिक मरमर मिल सकती है विच इज़ बिकॉज ऑफ मिट्रल रीगर्गिटेशन है। और डायस्टोलिक में अर्ली डायस्टोलिक या मिड डायस्टोलिक मिल सकती है। अर्ली डायस्टोलिक मिलती है बिकॉज ऑफ एओटिक रीगर्गिटेशन, और मिड डायस्टोलिक मरमर होती है बिकॉज जो मिट्रल वेल्व है उसके ऊपर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से नोड्यूल्स बन जाते हैं। अगर मिट्रल वेल्व के ऊपर नोड्यूल्स बन गए तो उसमें मिड डायस्टोल में एक मरमर क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं कैरिकूम्स मरमर। इसको याद रखना है, कैरिकूम्स मरमर मिलती है बिकॉज ऑफ नोड्यूल्स ऑन दी मिट्रल वेल्व। फिर हम ECG करवाएंगे अगर पेशेंट का तो उसमें हमें एरिथमियाज मिल सकते हैं या इफ्यूज़न की वजह से कार्डियोमेगैली मिल सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न मिल सकता है। फिर 2 फीचर्स होगी, अर्थराइटिस एंड कार्डाइटिस। फिर हम आते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड इरिथमा मार्जिनेटम। ये दोनों है स्किन की फीचर्स हैं। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल पेनलेस एंड मोबाइल नोड्यूल। स्किन के अंदर यहाँ पे सबक्यूटेनियस एरिया के अंदर स्मॉल नोड्यूल्स बन गए, स्मॉल हैं, पेनलेस हैं एंड मोबाइल हैं और हार्ड नोड्यूल्स हैं। अगर हमें ये नोड्यूल फील करेंगे तो हार्ड मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, वन वे और अदर वे ये मूव कर सकता है, बहुत स्मॉल होता है और कोई इसमें पेन नहीं होता। और ये कहाँ मिलेंगे, ओवर द एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ नीज, एल्बोज, रिस्ट, फीट। तो अपर लिम्ब में हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, एल्बोज के ऊपर, रिस्ट के ऊपर मिल सकते हैं, ऐसे ही लोअर लिम्ब में नीज के ऊपर या फीट के ऊपर मिल सकते हैं। फिर आता है एरिथमा मार्जिनेटम। एरिथमा मार्जिनेटम ये हमें इंस्पेक्शन पे मिलेंगे, ये फील नहीं होंगे। ये होते हैं पिंक रेड मैक्यूल्स विद सर्पिजिनस स्प्रेडिंग एजेस है कि स्मॉल पिंक कलर का एक सेंटर में मैक्यूल है और उसके अराउंड एक सर्पिजिनस मार्जिन बनी हुई है जो एक्सपेंड करती जा रही है। और ये मेनली मिलते हैं हमें ट्रंक्स के ऊपर या लिम्स के ऊपर, और इसमें कोई ईचिंग नहीं होती। ये हमें सिर्फ इंस्पेक्शन पे देखने में मिलेंगे, पेशेंट को कोई ईचिंग नहीं हो रही है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है उधर, सिर्फ वो इंस्पेक्शन पे फाइंडिंग मिलेगी। फिर आते हैं सिंडेनहेम स्कोरिया। सिंडेनहेम स्कोरिया को सेंट वाइटस डांस भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट के अंदर एक जर्की मूवमेंट हो रही है जो कि बहुत अनकोऑर्डिनेटेड एंड रैपिड जर्की मूवमेंट है, एंड वो फॉर फ्यू सेकेंड्स रहेगी एंड देन अपने आप वो स्पॉन्टेनियसली चली जाएगी। तो एक रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड जर्की मूवमेंट है, इधर फेस, हैंड और फीट, किसी भी एक बॉडी पार्ट की वो मूवमेंट होती है। तो ये मेन फीचर्स पेशेंट को मिल सकती हैं। तो अभी हमने क्या देखा पेशेंट को कि एक्यूट रूमेटिक फीवर में क्या चीज़ होती है, 2 फेज़ होते हैं, और एक इसमें पैथोजेनेसिस देखा कि ये कैसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और जिन ऑर्गन्स को, जॉइंट्स को, हार्ट को, स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है उसमें क्या फीचर्स आ रही हैं इसकी वजह से। फिर हम आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। अगर पेशेंट को ये फीचर्स आ रही हैं और हमें उसका डायग्नोसिस बनाना है कि उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर है कि नहीं है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो कुछ तो हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे जो हमने देखी अभी। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराएंगे, CBC भेजेंगे, उसमें ESR CRP देखेंगे, TLC देखेंगे। तो TLC रेज्ड मिल सकता है, ESR रेज्ड मिल सकता है, और C रिएक्टिव प्रोटीन है ये भी रेज्ड मिल सकता है।
दूसरी चीज़ हम इसमें थ्रोट का जो स्वैब है उसका कल्चर करवाएंगे, तो उसमें ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया मिल सकती है कल्चर के ऊपर। फिर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम एएसओ टाइटर, एंटी डीएनएस बी, एंटी हाइलुरोनिडेज एंड एंटी स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट, ये 4 चीज़ें करवा सकते हैं। एएसओ टाइटर देखेंगे, उसमें अडल्ट्स में अगर मोर देन 200 वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और चिल्ड्रन में मोर देन 300 अगर वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और एंटी डीएनएस बी, एंटी हाइलुरोनिडेज, एंटी स्ट्रेप्टोजाइम, ये 3 चीज़ें और चेक करवा सकते हैं। फिर हम एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे के ऊपर हमें कार्डियोमिगैली मिल सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा, ये सारी फीचर्स मिल सकती हैं इसमें। ईसीजी के ऊपर एक तो हमने देखा कि एरिथमियाज मिल सकते हैं, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल मिल सकता है, टी वेव इन्वर्जन मिल सकता है, या सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक भी मिल सकता है। कंडक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एंडोकार्डियम को भी इन्वॉल्व कर रही है। और फिर हम इसका इको कराएंगे। इको में हमें जो वेल्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट का पता चल जाएगा। स्टिनोसिस हो रखा है तो फिश माउथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके ऊपर नोड्यूल्स दिखेंगे, मिट्रल वेल, एओर्टिक वेल, तो हम इको पे उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया। मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया, पहले जोन्स क्राइटेरिया था जिसको एक सिंगल क्लासिफिकेशन बना रखी थी, फिर हमने उसको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू लो रिस्क एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन। कुछ कंट्रीज जहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पुअर है वो आते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर, एंड कुछ एरियाज जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ पे रिमेटिक फीवर के चांसेस कम है, वो आते हैं लो रिस्क पॉपुलेशन में। तो दोनों में माइनर डिफरेंसेस हैं। अगर पेशेंट लो रिस्क पॉपुलेशन के अंदर आता है तो उसमें मेजर मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या आएंगे? कार्डाइटिस, पॉलीअर्थराइटिस, कोरिया, एरिथमा मार्जिनेटम एंड सिंडेनहेम्स कोरिया, 5 फीचर्स हैं। लेकिन इसमें अर्थराइटिस में पॉलीअर्थराइटिस होना चाहिए। अगर एक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, मोनोअर्थराइटिस, तो नहीं इसको मेजर क्राइटेरिया में मानेंगे। हाई रिस्क पॉपुलेशन में इसके ऑपोजिट है, अगर मोनोअर्थराइटिस भी है हाई रिस्क पॉपुलेशन में तो भी हम उसको पॉजिटिव मानेंगे मेजर क्राइटेरिया को। या फिर पॉलीअर्थराइटिस है तो कंसिडर हो गई। पॉलीअर्थरेल्जिया भी है तो भी इसमें मेजर क्राइटेरिया में फॉल करता है। अर्थरेल्जिया और अर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है? अर्थरेल्जिया मतलब सिर्फ पेन है, अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेटरी सारी फीचर्स हैं, स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, इंक्रीज टेम्परेचर है, तो पॉलीअर्थराइटिस में, वो अर्थराइटिस में आता है। तो अगर इसमें सिर्फ पॉलीअर्थरेल्जिया भी है, मल्टीपल जॉइंट्स में सिर्फ पेन है, स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस कुछ भी नहीं है, तो भी वो हाई मेजर क्राइटेरिया में आएगा। फिर आते हैं माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में लो रिस्क पॉपुलेशन में सिर्फ हमने देखा था कि इसमें मेजर क्राइटेरिया में पॉलीअर्थराइटिस इन्वॉल्वमेंट था, तो अगर इसमें पॉलीअर्थरेल्जिया है पेशेंट को तो एक माइनर क्राइटेरिया बन जाएगा, और हाई रिस्क पॉपुलेशन में यही चीज़ क्या बन गई थी? एक मेजर क्राइटेरिया बन गई थी। फिर बाकी फीचर्स में आते हैं, जैसे फीवर है पेशेंट को, ESR मोर देन 60 है, CRP मोर देन 3 है, और ECG पे रेज्ड PR इंटरवल है। फिर माइनर क्राइटेरियाज इन हाई रिस्क पॉपुलेशन किसको बोलेंगे? अब पॉलीअर्थरेल्जिया तो इसका मेजर क्राइटेरिया बन चुका, तो इसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में कुछ भी माइनर क्राइटेरिया में नहीं आएगा। फीवर आएगा, ESR मोर देन 30, C रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 3 एंड रेज्ड PR इंटरवल। इसमें ESR में अगर देखोगे तो मोर देन 60 एंड मोर देन 30। हाई रिस्क पॉपुलेशन में अगर ESR 30 से ज़्यादा है तो भी हम उसको एक क्राइटेरिया पॉजिटिव मान लेंगे, लेकिन लो रिस्क पॉपुलेशन अगर है तो उसमें मोर देन 60 होगा, तभी हम उसको एक पॉजिटिव क्राइटेरिया कंसीडर करेंगे। फिर रिमेटिक फीवर, इसको लेबल कब करेंगे? कितने मेजर क्राइटेरिया, कितने माइनर क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें इनमें से प्रेजेंट होनी चाहिए? तो एक्यूट रिमेटिक फीवर अगर किसी का फर्स्ट एपिसोड हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, तो उसमें या तो 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए कि इधर कार्डाइटिस है, अर्थराइटिस है, या कार्डाइटिस प्लस कोरिया है, या फिर कार्डाइटिस प्लस सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं, तो कोई 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए। प्लस जो एविडेंस है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। या तो वो कल्चर में पॉजिटिव आना चाहिए बैक्टीरिया, या उसका सीरोलॉजी टेस्ट जो हमने कराया था ASO टाइटर, उनमें से कोई एक टाइटर सीरोलॉजी का पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर सिर्फ एक मेजर क्राइटेरिया है तो उसके साथ 2 माइनर क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर पेशेंट को सिर्फ अर्थराइटिस है तो 2 माइनर क्राइटेरिया होने चाहिए, फीवर एंड रेज्ड ESR होना चाहिए। कोई एक क्राइटेरिया पॉजिटिव है, जैसे पेशेंट को सिर्फ कोरिया की फीचर्स आ रही हैं या फिर सिर्फ कार्डाइटिस की फीचर आ रही हैं, तो उसमें साथ में ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन हाई मिलना चाहिए। तो इधर 2 मेजर क्राइटेरिया या एक मेजर प्लस 2 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए, और एविडेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया पॉजिटिव ये दोनों में होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो एपिसोड है, पॉजिटिव आ गया। अगर
एक पेशेंट है जिसको रिमेटिक हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, उसको रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर हुआ है, तो उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि इसको रिमेटिक फीवर पॉजिटिव है अभी या नहीं है? तो उसमें अगर 2 माइनर क्राइटेरिया भी पॉजिटिव है तो भी उसको पॉजिटिव बोलेंगे। सिर्फ अगर रिमेटिक हार्ट डिजीज पेशेंट है, मिट्रल वैल्व इन्वॉल्व है, मिट्रल रिगर्गिटेशन है उस पेशेंट को, तो अभी अगर उसको सिर्फ फीवर है और ESR रेज्ड है तो भी हम उसको 2 माइनर क्राइटेरियाज के बेसिस पे रिकरेंट अटैक ऑफ रिमेटिक हार्ट एक्यूट रिमेटिक फीवर पॉजिटिव बोल सकते हैं। विद एविडेंस हमेशा रहेगा, सीरोलॉजी या कल्चर में एविडेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका होगा क्लासिफिकेशन कि पेशेंट को रिमेटिक फीवर है या रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है। फिर हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसके ट्रीटमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ है। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिमेटिक फीवर के चांसेस ज़्यादा हैं तो हम उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे कि डिजीज़ हुई नहीं है पेशेंट को बट हम प्राइमरी प्रिवेंशन के कर रहे हैं। ये किस तरीके से कर सकते हैं? ये नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों ऑप्शंस इसमें होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में इसमें हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट, इन 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पेशेंट का अगर हाइजीन अच्छा रहेगा, उसके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके चांसेस ही रिड्यूस हो जाएंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो गए तो डिजीज़ के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। फिर हम आते हैं इसमें फार्माकोलॉजिकल में ड्रग्स पर। क्या ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं? मेन ड्रग जो इसमें होता है वो पेनिसिलिन यूज़ होता है, और अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो इरिथ्रोमाइसिन यूज़ होता है। इसमें सबसे जो अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेड बाय पेशेंट है वो है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। बेंजाथिन पेनिसिलिन जी का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि एक IM इंजेक्शन लगता है, सिंगल शॉट लगता है एंड प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ डन। तो इसमें अगर पेशेंट का वेट 27 kg से बिलो है तो हम 6 लाख यूनिट्स का IM इंजेक्शन लगाते हैं। 27 kg से अबव है अगर पेशेंट का वेट तो हम उसमें 12 लाख यूनिट्स का सिंगल IM इंजेक्शन लगाएंगे। और अगर पेशेंट को इंजेक्शन फॉर्म में नहीं लगवाना तो हम उसको टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं। पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन वी की टैबलेट्स आती हैं, हम इसको 250 mg दे सकते हैं पेशेंट को BD में सुबह शाम, या 500 mg देते हैं BD में अडल्ट्स को। अगर चिल्ड्रन है तो 250 mg BD फॉर 10 days इन चिल्ड्रन एंड 500 mg BD फॉर 10 days इन अडल्ट्स हैं। तो या तो हम सिंगल शॉट ऑफ इंजेक्शन लगा दें पेनिसिलिन जी का, या पेनिसिलिन वी की 10 days के लिए टैबलेट दे दें। अगर ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं है, किसी वजह से ये नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो एक प्रोकेन पेनिसिलिन होता है, इसके IM इंजेक्शन लगते हैं बट फॉर 10 days लगते हैं। तो वो पेशेंट इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को कि 10 days के लिए रेगुलर IM इंजेक्शन लगवाए, वो भी उस डिजीज़ के लिए जो पेशेंट को अभी हुई भी नहीं है। तो इतना एक्सेप्टेड नहीं है, बट इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो। 6 लाख यूनिट का IM इंजेक्शन लगेगा फॉर 10 days है। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी और हम ये चीज़ नहीं लगा पा रहे हैं तो हम उसमें इरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं 20 to 40 mg per kg per day फॉर 10 days। ओरल टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट इरिथ्रोमाइसिन 20 to 40 mg per kg per day फॉर 10 days है। फिर आते हैं एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कि अगर प्राइमरी प्रिवेंशन फेल हो गया और पेशेंट को डिजीज़ हो गया, डायरेक्टली पेशेंट डिजीज़ के साथ ही है, तो हम उसमें अगर अर्थराइटिस की फीचर्स है तो हम एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं 75 to 100 mg per kg per day। हम इसको 4 to 6 weeks के लिए दे सकते हैं। अर्थराइटिस यूजुअली पेशेंट्स में ट्रांजिएंट डिजीज़ होती है। ये एक्यूट रूमेटिक फीवर को क्या बोलते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इट लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द हार्ट। लिक्स द जॉइंट मतलब जॉइंट्स को सिर्फ इन्वॉल्व किया, कुछ दिन बाद सिम्टम्स चले गए और जॉइंट बैक टू नॉर्मल है जैसा पहले था, बट इट बाइट्स द हार्ट, हार्ट के अंदर ये परमानेंट डैमेज करके जाता है। तो अगर पेशेंट अर्थराइटिस के सिम्टम हैं पेशेंट में तो एस्पिरिन दे सकते हैं, अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम जा चुके हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आते हैं कार्डाइटिस। कार्डाइटिस में भी एस्पिरिन दे सकते हैं 80 to 100 mg per kg per day फॉर 6 weeks, प्लस इसमें प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाए, तो 1 to 2 mg per kg per day फॉर 3 weeks है। अगर पेशेंट के अंदर ऑलरेडी वेल्व इन्वॉल्वमेंट या फिर माइकार्डियम इन्वॉल्वमेंट की वजह से हार्ट फेलियर की फीचर्स आ रही हैं, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस ज़्यादा है, तो हम इसमें ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ACE इनहिबिटर्स या डिजोक्सिन, ये हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर पेशेंट को कोई परमानेंट डैमेज हो चुका है तो हम उसको लेटर ऑन एक वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं, कि अगर एओर्टिक स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हो रखी है तो हम उसको एओर्टिक वेल्व को ही रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोरिया की फीचर्स आ रही हैं तो कोरिया भी बहुत ट्रांजिएंट चीज़ है, कुछ मंथ्स बाद ये फीचर्स अपने आप चली जाती हैं, लेकिन अगर पेशेंट को लाइफ हैम्पर हो रही है इन सिम्टम्स की वजह से तो हम वेलप्रोइट यूज़ कर सकते हैं 15 to 30 mg per kg per day।
और जो दूसरी फीचर्स हैं एडिमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, उसमें पेशेंट को कोई पेन या इचिंग है नहीं, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट उसकी अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब पेशेंट को डिजीज़ हो चुकी है, अब हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर रहे हैं और रिकरेंट अटैक्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो इसमें मेनली फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही आती है। पेनिसिलिन जी यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन वी यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइमरी प्रिवेंशन में यूज़ किया था मोस्टली वही चीज़ें इसमें यूज़ करें। पेनिसिलिन जी का सेम मेथड है कि अगर लेस देन 27 kg है तो 6 लाख यूनिट्स, मोर देन 27 kg है तो 12 लाख यूनिट्स IM इंजेक्शन। बट जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन में सिंगल शॉट लगा था, इसमें एवरी 3 वीक्स लगेगा, क्योंकि पेशेंट को एक बार एक्यूट रूमेटिक फीवर हो चुका है, तो एवरी 3 वीक्स इंजेक्शन लगेगा। और ये कब तक लगेगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए लगेगा, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा इसमें है पेनिसिलिन वी, सेम 250 mg की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं BD में, डेली लेना होगा ये इसको। पहले हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में सिर्फ 10 दिन दे के बंद कर दिया था, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमें ये थोड़ा और लॉन्ग टर्म देना होगा। ऐसे इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स को हम 500 mg BD में डेली दे सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होगा, ड्यूरेशन डिसाइड होगा पेशेंट के स्टेटस के बेसिस पे, कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है विदाउट एनी हार्ट इन्वॉल्वमेंट, या रूमेटिक फीवर है विद हार्ट इन्वॉल्वमेंट बट नो वेल्वुलर डैमेज है, कोई वेल में परमानेंट डैमेज नहीं है, या पेशेंट को रूमेटिक फीवर है विद हार्ट इन्वॉल्वमेंट, कार्डाइटिस एंड परमानेंट वेल्वुलर डैमेज है। इन बेसिस पे हम उसकी ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे। अगर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कार्डाइटिस की फीचर्स नहीं है, तो या तो 5 ईयर्स तक देंगे, कि अगर हमने एक बार स्टार्ट किया जैसे 2020 में तो 2025 तक उसको देंगे 5 ईयर्स के लिए, या फिर पेशेंट की एज 21 ईयर्स तक हो जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर, तो 21 ईयर्स तक दे सकते हैं या 5 ईयर्स तक दे सकते हैं। और अगर कार्डाइटिस की फीचर्स हैं पेशेंट के अंदर तो हम उसको 10 ईयर्स तक देंगे या 21 ईयर्स की एज तक देंगे। अगर पेशेंट को वेल्व डैमेज ही हो चुका है तो हम उसको 10 ईयर्स तक देंगे या 40 ईयर्स ऑफ एज, या मोस्टली इसमें लाइफ लॉन्ग ही प्रेफर करते हैं कि अगर वेल्वुलर डैमेज हो चुका है तो सेकेंड अटैक प्रिवेंट करने के लिए हम लाइफ लॉन्ग उसको पेनिसिलिन जी इंजेक्शन या पेनिसिलिन वी टैबलेट्स देंगे। तो ये था इसका सेकेंडरी प्रिवेंशन है। यह है एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट रूमेटिक फीवर के हमने 4 मेन चीज़ें याद की थी कि ये एक एक्यूट मल्टी सिस्टम इम्यून मीडिएटेड और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन डिजीज़ है। इसके हमने 2 फेजेस देखे, हमने इसकी फीचर्स देखी, जो मेन 5 फीचर्स हैं, मेजर माइनर क्राइटेरियाज देखे, जोन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कब उसको क्लासीफाई करेंगे डिजीज़ पॉजिटिव है, फिर इन्वेस्टिगेशंस में क्या कर सकते हैं, CBC, कल्चर, सीरोलॉजिकल टेस्ट, फिर हमने इसके ट्रीटमेंट में इसका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ देखा। ये था एक्यूट रूमेटिक फीवर।